तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। पिछले कुछ दिनों से जो हमने जो एपिसोड बनाए, जो एक अकबर लाला की बताई हुई बातें आपने सुनी, उनको बहुत से लोगों ने अंडरवर्ल्ड में भी सुना। मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आए जिनसे मेरा कोई समझो पिछले 25-30 साल से कई लोगों से टच नहीं था। उन लोगों ने भी इधर उधर से मेरा नंबर ढूंढ के कहीं ना कहीं से मुझे कुछ मैसेज किए, कुछ लोगों ने बात की। उनमें से एक शख्स है, मैं उनका असली नाम नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने जो मैं उनकी रिकॉर्डिंग की है एक केस के सिलसिले में, उन्होंने मुझे बाकायदा कसम दी है कि आप ये अपने पर्पज़ के लिए रिकॉर्ड तो कर सकते हो ताकि आपको वो नाम याद रहे, वो वाक़या याद रहे, लेकिन आप ना तो मेरी रिकॉर्डिंग आप सुनाओगे किसी को, ना मेरा नाम बताओगे, क्योंकि जो लोग उस केस में इन्वॉल्व थे उनके भाई भतीजे बच्चे अभी बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं, बहुत मजबूत हैं, और कहीं उन्होंने अगर बदला लेने की सोच ली तो मेरी जान, मेरी ज़िंदगी खतरे में हो सकती है। तो मुझे उसकी इस बात पे पूरा भरोसा है और मैं उसकी दिक्कत समझ सकता हूँ। इसलिए मैं उन शख्स का असली नाम भी नहीं बता सकता और उसकी वो रिकॉर्डेड आवाज़ भी नहीं सुना सकता, लेकिन मेरे पास है। आने वाले दिनों में जब कभी उसका माइंड बदली हुआ, उसने अपना इरादा बदल लिया, तो हो सकता है वो पूरी की पूरी ऑडियो मैं आपको आने वाले दिनों में सुनाने के काबिल हो सकूं। तो खैर, आज के दिन हम उस शख्स का नाम रख लेते हैं, एक फ़र्ज़ी नाम, उसको अहमद भाई हम लोग कह सकते हैं। तो उसने आज किस्सा सुनाया सपना दीदी के, जो हमने एक एपिसोड किया था काफ़ी महीने पहले। सपना दीदी अपने आप में बहुत बड़ा करैक्टर था अंडरवर्ल्ड का, बहुत जाबाज किस्म की एक औरत थी जिसने अपने हस्बैंड महमूद कालिया की मौत का बदला लेने के लिए बहुत लंबी जद्दोजहद की। वो पूरी कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ। उसके ऊपर एक फ़िल्म भी बन चुकी है, उसमें भी काफ़ी कुछ दिखाया होगा, मुझे पता नहीं क्या दिखाया, क्योंकि फिल्म में आधी बातें तो झूठ होती हैं। जैसे शूट आउट एट बडाला में जो किस्सा मनिया सुरवे का दिखाया गया, वो आखिर में बिल्कुल गलत निकला। खैर, तो ये अहमद भाई के कहने के मुताबिक उनका मुझे फ़ोन आया आज सुबह सुबह, और उन्होंने कहा कि मेरे पास भी काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्से हैं अंडरवर्ल्ड के जो शायद आप भूल गए होंगे। मुझे बहुत पुराना जानता है वो, अपने ज़माने का माना हुआ खबरी था अहमद भाई, और बहुत असर रसूख वाला खबरी। उस ज़माने के पुलिस कमिश्नर, जॉइंट सीपी क्राइम, डीसीपी क्राइम, जिनमें राकेश मारिया भी शामिल हैं, डीसीपी सराडकर, इंस्पेक्टर अनिल महाबोले जो बहुत देर क्राइम ब्रांच में रहे, इन और बहुत सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ उसके बहुत अच्छे रिलेशन थे। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का खबरी था, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी बातचीत करनी, पढ़ा लिखा भी था थोड़ा तो, लेकिन वो जो एक टपोरी बना होता है खबरियों का, वो अहमद में बिल्कुल नहीं था। पुलिस के साथ काम करते करते अहमद भाई कस्टम और डीआरआई के लिए भी काम करता था। काफ़ी सारी सोने की खेप उसने पकड़वाई, ड्रग की काफ़ी सारा माल पकड़वाया, और बड़े जो ड्रग तस्कर थे उनका भी अता पता बता के काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी करवाया। उस ज़माने में यंग था, फिजिकली तगड़ा भी था, रिस्क ले सकता था, लेकिन आज वो शख्स कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तो उसके सर्कल में उस ज़माने के जो बड़े खबरी थे, जिनमें शफ़ी तूफ़ानी, हुसैन उस्तरा, इस किस्म के लोग उसके दोस्त हुआ करते थे, साथ में उठना बैठना हुआ करता था। और ये वही हुसैन उस्तरा है जिसने महमूद कालिया के एक उस फर्जी एनकाउंटर जो एयरपोर्ट पे हुआ था, सब इंस्पेक्टर अमोलिक ने जो किया था, तो अपने हस्बैंड
महमूद कालिया। महमूद कालिया का भी एक सेपरेट एपिसोड मैं आपको सुना चुका हूँ, बहुत डिटेल में, बहुत पहले सुनाया था। लेकिन आप लोगों का बार बार एक कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट आती थी कि सपना दीदी का किस्सा आपने पूरा नहीं सुनाया था, उसकी मौत की बात नहीं की थी। वो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जो अंदर अंदर की बातें अहमद भाई ने आज मेरे साथ की, मुझे बताई। थोड़ी बहुत मुझे याद थी, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं जितनी उन्होंने आज बताई। अब किस्सा सुनिए आप। अहमद भाई के पास बहुत सारा पैसा था। मैंने आपको जब सलीम खबरी की एक हमने एपिसोड किया था, तो मैंने आपको बताया था कि उनको जो रिवार्ड मिलते हैं कस्टम से और एक्साइज से, वो लाखों में होते हैं। मैंने सलीम भाई वाले एपिसोड में आपको 80 लाख रुपए के अवार्ड का जिक्र किया था, और आपसे बहुत सारे लोगों का सवाल उठा था कि इतना बड़ा पैसा नामुमकिन है, 94 में इतना बड़ा रिवार्ड कैसे मिल सकता है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मेरे पास रिवार्ड के ओरिजिनल पेपर्स पड़े हैं, जो उस समय मुंबई में थे। अभी थोड़े दिन पहले मैं जब मुंबई गया था, तो वो पेपर ढूंढ के लाया हूँ। उसमें से तकरीबन 55-60 लाख के पेपर तो मुझे मिल गए, कोई 20 लाख का एक पेपर मुझे नहीं मिला। तो आने वाले दिनों में मैं एक और स्टोरी करूँगा, खबरियों को जो रिवार्ड मिलता है कैसे मिलता है, इतने बड़े बड़े अमाउंट, और वो चिट्ठियाँ सरकारी, जिनमें से एक जो चिट्ठी है उसके ऊपर उस ज़माने के बड़े कस्टम ऑफिसर LD अरोरा का सिग्नेचर है, जिनका बाद में इलाहाबाद में मर्डर हुआ था। खैर, तो ये खबरियों की एक अहमियत है, उनको हम लाइटली नहीं ले सकते। उनकी बातों में बहुत दम होता है। दम नहीं होगा तो हर ऑपरेशन फेल भी हो सकता है। उनके बलबूते पे जो बड़ी बड़ी एजेंसीज और अथॉरिटीज़ और बड़े बड़े ऑफिसर जो काम करते हैं। तो उसी तरह अहमद भाई का ये किस्सा सपना दीदी के बारे में सुनाया हुआ अपने आप में अहमियत रखता है। उनका कहना है कि 1988 के एंड में, दिसंबर 1988 में, वो समय था जब पठान गैंग एकदम शांत हो चुका था। 87 में पठान गैंग और दाऊद का समझौता हो गया, और डी कंपनी और पठान गैंग में रोज़ की हो रही गैंग वार ख़त्म हो गई थी। एकदम शांति का माहौल था, और एक तरीके से पठान गैंग डिसबैंड हो गया था। उनमें जितने लड़के लोग थे वो छोड़ के अपना अपना इंडिपेंडेंट काम करने लगे, जिनमें से एक था एजाज पठान, जो समद खान के टाइम पे बहुत नीचे लेवल पे काम किया करता था। और पठान के नीचे फिरोज़ कोंकणी का बड़ा भाई अनवर और पठान, ये सब लोग उस टाइम पे करीम लाला के ऑफिस में बैठा करते थे, काम करते थे। तो वही आज़ाद पठान 98 के एंड में सुपारी लेने लग गया था। अब कोई काम धंधा नहीं, तो किसी को मारना, किसी को तोड़ना, किसी को इंजर्ड करना, इस किस्म के छोटे मोटे काम इंडिपेंडेंटली लेने लग गया था। मार्केट में उसका नाम हो गया था कि पैसे लेके वो कोई भी काम कर सकता है। अहमद भाई के मुताबिक उन्हीं दिनों में उन्हें एक दिन एजाज पठान मिल गया, 88 के नवंबर दिसंबर में, एंड में उनका कहना है एक जगह पे मिला। और एजाज पठान ने अहमद को कहा कि अरे भाई, 2-3 छोकरों का इंतज़ाम करो, एक सुपारी का काम आया है, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। जब अहमद ने पूछा किसका काम करना है, तो उसका कहना था अशरफ बी और सपना दीदी का। तो अहमद के मुताबिक जो मेरे पास रिकॉर्डिंग उनकी पड़ी है, अहमद भाई ने 2-4 गालियाँ उसमें निकाली हुई हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए एजाज पठान, एक तो तुम पठान का बच्चा है, दूसरा तुम मर्द है, और ये करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात की कि आप औरतों की सुपारी लेने लगे हो। हिम्मत है को मर्दों से लड़ो, मर्दों को मारो, उस सामने से पता चले आपको क्या होता है। इतना घटिया काम तुम कर रहे हो, और बड़ी शान से मुझसे आप हेल्प मांग रहे हो। आप दफ़ा हो जाइए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सब बातें अहमद भाई ने
ऑन रिकॉर्ड बोली हुई हैं। लेकिन वो एजाज पठान तो वहाँ से चला गया। उसके बाद अहमद भाई ने इमीडिएटली अपने जो दोस्त थे उनके शफ़ी तूफ़ानी, उनको लैंडलाइन से फ़ोन लगाया। शफ़ी तूफ़ानी कहीं उस समय पे काला घोड़ा एरिया है मुंबई में, एक जो गेट ऑफ इंडिया के नज़दीक है, वहाँ पे जहांगीर आर्ट गैलरी भी है, सेशन कोर्ट भी है और महाराष्ट्र पुलिस का हेडक्वार्टर भी है। तो वो उस एरिया में एक कोई रेस्टोरेंट का नाम लिया उन्होंने, रेस्टोरेंट के बारे में बताया, नाम नहीं लिया। तो वहाँ पे हम लोग मिले। शफ़ी तूफ़ानी, एक कोई झाड़िया करके एक आदमी था, और एक ये अहमद भाई, इन तीनों ने वहाँ पे बैठ के डिस्कस किया कि क्योंकि उन दिनों में सपना दीदी एक तरीके से हुसैन उस तरह के प्रोटेक्शन में थी। वो किस्सा मैं आपको सुना चुका हूँ कि कैसे उसने हैंड टू हैंड कम्बाट की ट्रेनिंग ली, मोटरसाइकिल चलाना सीखा, आर्म्स चलानी सीखी, चाकू छुरा चलाना सीखा, जूडो कराटे सीखा। तो ये सब चीज़ें उसने इतनी लंबी चौड़ी एक कमांडो ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, वो उसको हुसैन उस तरह ने करवाई थी। और वो अपने मिशन पे लगी हुई थी कि अपने पति, अपने हस्बैंड महमूद कालिया की मौत का बदला ले सकूं। और उन्हीं दिनों में उसने महाराष्ट्र मुंबई पुलिस के एक इंस्पेक्टर निसार खान से शादी भी कर ली, निसार शेख के साथ शादी भी कर ली थी, एक सोची समझी प्लानिंग के नीचे। एक पुलिस वाले के घर में रहूँगी तो मेरे ऊपर अटैक करना मुश्किल हो जाएगा मेरे दुश्मनों के लिए। नागपाड़ा के मुर्गी महला एरिया के शायद उस एरिया में वो रहती थी, उसके अपने दूसरे सेकंड हस्बैंड के साथ। और वहाँ पे इन लोगों ने उसको बुलाया, सपना दीदी को फ़ोन करके कि आप आ जाइए। और वहाँ पे उसको वार्निंग दी गई कि तुम्हारे नाम की सुपारी निकाल दी गई है। और उसको ये नाम इन्होंने, शायद मुझे कंफर्म नहीं है बताया कि नहीं बताया, कि एजाज पठान तुम्हें मारने को ढूंढ रहा है। अगर नाम दिया होता तो शायद वो कोई और एक्शन ले लेती, लेकिन क्योंकि इनके पास भी सबूत नहीं होता कि किस आदमी ने इनसे मदद मांगी है, तो उसको वार्निंग ज़रूर दिया कि तुम पहले अपनी ज़िंदगी की रक्षा करो, तुम्हारे ऊपर खतरा है, वो मंडरा रहा है। तो उसको बैठ के उन्होंने प्लानिंग की कि क्या क्या किया जा सकता है। उसमें सबसे पहला स्टेप ये तीनों चारों लोगों ने, जिसमें सपना दीदी भी थी, ये मिलकर फैसला किया कि इस पूरी घटना की जानकारी सीनियर पुलिस ऑफिसर को दी जाए। तो सबसे पहला एक लेटर ड्राफ्ट करके टाइप करवा के उस एरिए के जो डीसीपी थे मिस्टर अम्बेडकर, एस अम्बेडकर चाहे नाम था उनका, उनको एक एप्लीकेशन दी गई। उनके साथ वहीं पे नागपाड़ा के जो इंस्पेक्टर इंचार्ज थे महाबोले, अनिल महाबोले, एक एप्लीकेशन उनको भी दी गई। और उसके साथ साथ मुंबई के पुलिस कमिश्नर को एप्लीकेशन दी गई, जॉइंट कमिश्नर क्राइम को दी गई, महाराष्ट्र स्टेट के जो डीजीपी थे उनको भी एक एप्लीकेशन दी गई। तो एक तरीके से इन लोगों ने सपना दीदी की मदद करने के लिए घेराबंदी, मोर्चाबंदी करने की कोशिश की। और साथ के साथ इन्होंने अपने आप में फैसला किया कि कुछ ऐसी तरकीब लड़ाते हैं कि 3-4 लड़के जो डेरिंग किस्म के हो, उनको ढूंढ के सपना दीदी की मदद करने के लिए काम पे लगाया जाए। तो ये एप्लीकेशन देने का माहौल, सपना दीदी के चक्कर, बड़े बड़े ऑफिसर्स के रोज़ काटने, उसके बाद काफ़ी सारा आप लोग को मैंने डिटेल बताई थी कि इनका हथियारों का कोई ज़ख़ीरा आया था, वो पकड़वाया, वो इस तरह से अपने काम लगी रही। और एक दिन ये चलते चलते 2-2.5 महीने के बाद फरवरी 1989, वो रमज़ान के दिन थे। जैसे आजकल रमज़ान चल रही है, रोज़ों के दिन हैं, वो ये थोड़ा हर साल तारीख आगे पीछे होती रहती है। 89 में जो रमज़ान के जो दिन थे, महीना था, वो फरवरी में था। तो अहमद भाई के मुताबिक
रमज़ान के वो दिन चल रहे थे, 4-5 दिन हुए थे रमज़ान के। उन्हें एक खबर मिली कि एजाज पठान के छोकरे उसको मिल गए हैं। एजाज पठान से सुपारी एक्सेप्ट कर ली गई है और कभी भी सपना दीदी पे हमला हो सकता है। तो अहमद ने अपने लैंडलाइन फ़ोन से शफ़ी तूफ़ानी को फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी खबर आई है। तो शफ़ी ने बोला आप जल्दी मेरे पास आ जाओ, तो बैठ के सलाह करते हैं कि क्या करना है। और जैसे ही अहमद भाई अपने घर से निकला, कोई 15-20 मिनट का रास्ता था उनके घर से शफ़ी तूफ़ानी के पाईदूनी वाले घर पे जाने का। तो जैसे ही वो पाईदूनी में शफ़ी तूफ़ानी के घर पे पहुँचे, उनको खबर मिल गई कि सपना दीदी का काम बजा दिया गया है। मतलब देखिए खबर भी कैसे पक्की मिलती थी इनको, सोर्सेज भी थे इनके, लेकिन ये पता नहीं होता था। मैंने पूछा अहमद भाई को कि अगर आपको पता था कि उसका काम होने वाला है, कभी भी हो सकता है, तो आपने उसको बचाने के लिए क्या किया? वो बोलते हैं कि वो ना तो मोबाइल का ज़माना था, ना पेजर थे, तभी लैंडलाइन पे भरोसा करना पड़ता था। उन्होंने बहुत ट्राई किया सपना दीदी का लैंडलाइन फ़ोन ट्राई करने का कि उसको वार्निंग दूं, लेकिन वो फ़ोन लगा नहीं। कोई लाइन में ख़राबी थी, ऐसा भी उनका कहना है कि शायद इन लोगों ने पहले वो जो लाइनमैन होते हैं उस समय पे जो बॉम्बे टेलीफोन हुआ करता था, उनके साथ मिलके शायद उसकी लैंडलाइन की तार वगैरह भी कोई निकाल दी थी कि ताकि उसको खबर नहीं लगे। और जैसे ये लोग वहाँ से खबर मिलने के बाद भागे नागपाड़ा में, उस जगह पे जहाँ सपना दीदी के ऊपर अटैक हुआ था, तो अहमद भाई के मुताबिक वो बहुत gruesome मर्डर था। बहुत बेरहमी से, बेदर्दी से चॉपर के ऊपर एक औरत पर वार किए गए थे। वो बोलते मुझे बहुत शर्म आ रही थी देख के कि एक इंसान जो अपनी उनकी एक माँ होती है, एक बहन होती है, उस किस्म के आदमी एक औरत के ऊपर इस तरह उसके घर के नज़दीक ऐसा अटैक कर सकते हैं। तो ये एक अंदर की सब बातें उन्होंने बताई अहमद भाई ने। और उसके बाद आपको मालूम है सब क्या क्या हुआ। एक उस औरत की ज़िंदगी का अंत जिसने अपने टाइम पे दाऊद इब्राहिम को भी चुनौती दी थी और एक सोची समझी चाल के मुताबिक वो शारजा भी पहुंच गई थी क्रिकेट स्टेडियम में दाऊद इब्राहिम के ऊपर हमला करने की तैयारी करने के लिए। लेकिन शायद जैसे कल हमारे दूसरे मित्र अकबर लाला ने कहा था, होनी को कोई नहीं टाल सकता। जब मौत आती है तो कोई ना कोई बहाना बन ही जाता है। और इसी तरह इस एक औरत की जिसने एक कुछ समय के सिस्टम को चैलेंज करने की हिम्मत की थी और बहुत से लोगों ने उसका साथ भी दिया था, लेकिन आखिर में वो अपनी वो लड़ाई हार गई। सो दोस्तों अब देखिए कि वो एजाज पठान जिसको उसके दोस्तों ने मना भी किया था कि ये काम इंसानियत के खिलाफ है, मत कर, उस आदमी का अपना अंजाम क्या हुआ। करते करते 93 के ब्लास्ट में उसका नाम आ गया। उसके बाद वो भगौड़ा हो के पाकिस्तान चला गया, वहाँ पे उसके ऊपर कहीं अटैक भी हुआ, वहाँ से भाग के दुबई चला गया। जब पूरी की पूरी कंपनी कराची आ गई तो ये आदमी दुबई में रुक गया, इसको नहीं लेके गए वहाँ पे। 2003 में जो 4-5 लोग दुबई से डिपोर्ट किए गए थे, उनमें से एक एजाज पठान भी था और उसको हिंदुस्तान लाया गया। और बॉम्ब ब्लास्ट ट्रायल में वो जो हथियारों की लैंडिंग उसने करवाई थी और जो कराची में जो पाकिस्तान में कुछ लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजा था, उस कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस पे उसको 10 साल की सज़ा भी हुई थी। लेकिन जेल के अंदर उसकी हालत इतनी ख़राब होने लगी कि उसका मेंटल बैलेंस भी ख़राब हो गया था। साइकोलॉजिकल सिस्टम उसका, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम उसका इतना बिगड़ गया था कि वो पैदल चल भी नहीं सकता था, सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता था, कुछ उसको याद नहीं रहता था। और अल्टीमेटली उसको एक दिन
ज़बरदस्त कोई दौरा पड़ा, उसको जे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया आर्थर रोड जेल से, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सका। जिस तरीके का आप काम ज़िंदगी में करोगे उसी तरह की मौत ऊपर वाला आपको दे देता है। और ये किस्सा भी अमित भाई ने मुझे बताया कि उसको मना करते थे ऐसा काम मत कर, नहीं करता तो शायद उसकी मौत इतनी बुरी नहीं होती। तो ये कहानी थी सपना दीदी की। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।